आपने कुहू कैसे नाम रखा? कुहू एक्चुअली में मेरी बेटी का नाम है कुहू। कि कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है। आप इस रियल एस्टेट में नहीं, किसी भी धंधे में आना चाहते हैं, आपका एक ही फार्मूला है, मेहनत मेहनत मेहनत। किन डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? पहली तो उसकी जो है खसरा खतौनी क्लियर होनी चाहिए। रियल एस्टेट में 3 चीज़ें मैम होती हैं जी। एक तो होता है बेस्ट लोकेशन, दूसरा होता है बेस्ट प्राइस, तीसरा होता है बेस्ट टाइम। तो आपके हिसाब से पवन सर, अच्छा पार्टनर कौन होता है? अच्छा पार्टनर वो होता है जो दुख में भी काम में आए। रियल एस्टेट में सफलता का एक शब्द का राज? टाइम लाइन। टाइम पे डिलीवरी दो, सबसे बड़ी आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं पवन सर जैसे कस्टमर है और इन्वेस्टर, इन लोगों के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले एक व्यक्ति ने जीरो से कैसे शुरू किया अपना काम और कहाँ तक उसे पहुंचा दिया। सबसे बड़ी बात, जीवन में कितने संघर्ष आए, लोग टूट जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ बुलंदियां हासिल करनी होती है। वो उस संघर्ष वाले टाइम में सोचते हैं कि मैं इसमें से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। आज आपको ये सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। साथ रियल एस्टेट के बारे में आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी होंगी और बहुत सारे लोग फ्रॉड भी कर देते हैं, पर आज आप समझ जाएंगे आपके साथ फ्रॉड क्यों होता है, आप कहाँ पे गलती करते हैं, किन किन बातों पे आप ध्यान नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं, क्योंकि आज ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए बना गया है, आम जनता के लिए पॉडकास्ट है। उसे पता होना चाहिए कि अगर आप एक छोटा सी ज़मीन का टुकड़ा भी खरीद रहे हैं तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है, वो इस पॉडकास्ट में आज आपको पता चल जाएगा। किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, और एक सही व्यक्ति से आप कैसे मिल सकते हैं और उसकी जानकारी किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं कुहू ग्रुप के CEO एंड फाउंडर पवन कुमार सर। तो स्वागत करते हैं सर का, आपको वेट नहीं कराते। तो स्वागत है पवन सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। तो सर आपका सबसे पहले आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपकी रियल लाइफ को लेके कि आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या संघर्ष आपने फेस किए। कहते हैं ना, जीरो से शुरू हुए और हीरो बन गए आप रियल एस्टेट में। तो थोड़े से उस पर चर्चा करेंगे। मैं एक छोटे से गांव से, बरेली के यूपी में एक बरेली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसको छोटे से गांव सलार नंगला का रहने वाला, वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। लेकिन लेकिन मेरी जो शिक्षा की जो मेरी एक एज थी, तो वो मैंने जो करी है शुरुआत, शिक्षा जो शुरुआत करी है वो मैंने ननिहाल से की थी। मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो मेरी ननिहाल में हुई है। और उसी बीच जो है मैंने क्या है, मैं अपने मम्मी पापा के साथ बहुत कम समय रहा, लेकिन नाना नानी का प्यार मुझे बहुत मिला है। नाना नानी के प्यार में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी मम्मी की जो सज्जनता और नॉलेज वो मुझे हमेशा गाइड करती रहती थी। उनको मुझे बहुत सहयोग मिला है। इस तरीके से मैं 2 जगह का मेरे पास एक्सपीरियंस मिला। एक तो मेरी मम्मी का प्यार और मेरे नाना नानी का जो है सपोर्ट है, मुझे बहुत मिला है। क्या बात है सर। तो स्वागत है सर आपका एक नए पॉडकास्ट में। पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम। कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी ठीक रही, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आया मैं, थकान तो हो ही गई है जब आया हूँ। 300 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ। जी जी जी, वही तभी पूछा कैसा रहा आपका सफर। तो सर पहले जैसे हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपकी जो शुरुआत है जिंदगी की किस तरीके से हुई? पहले आप कथावाचक थे, अचानक आप रियल एस्टेट में आ गए। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में अपने हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और क्या क्या संघर्ष आपने फेस किया है। एक्चुअल में था क्या, मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा टॉप क्लास नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ इनोवेशन करने की मेरी आदतें बचपन से ही रही हैं जी। तो मैंने पहली जो जर्नी थी, मैंने एक कथावाचक से शुरुआत करी थी जी। वो मेरा एक शॉर्ट टर्म का फेज था, वो किसी कारणवश से वो मेरा छूट गया था जी। बाकी की फिर मैं घर पे आके बैठ गया, तो मैं अपने पिताजी के साथ घर पे काम करता था, उनको बताता था उनके काम जो खेती बाड़ी के थे। मैं ऐसे गांव से वो रखता हूँ, वहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। वहाँ एक किराना की दुकान वाले को भी
आप एक एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। वहाँ जॉब पे ज्यादा वो रखते हैं। व्यापार करना तो वहाँ पर एक समझ लीजिए आप पहाड़ की चढ़ाई के बराबर समझ लीजिए। जी। वहाँ कोई व्यापार के बारे में जानता नहीं। एक्चुअल में फिर मैं एक दिन पापा के साथ खेतों पे, मैं जो कसी से खेत खोद रहा था, तो एक दूसरे गांव के व्यक्ति थे, वो निकल रहे थे जी। तो कहने लगे कि आपने बच्चे को इतना पढ़ाया, बताओ आप इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, कि कहाँ खेत खुदवा रहे हो उससे, क्यों ना इसको कहीं भेज देते आप काम के लिए। जी। तो मेरे पिताजी बोले कि अब तू घर पे नहीं रहेगा, तेरा जो भी खर्चा है मैं दूंगा, घर से बाहर रहना। तो जब मैं घर से, जब मैंने भी सोचा कि अब पिताजी भी ये बात को बोल रहे हैं, उनकी भी इच्छा है, और वो गांव के व्यक्ति ने जो बात कही है वो थोड़ा सा दिल पे, हार्ट पे फील कर गई। तो मैंने एक, मेरी जेब में उस समय 100 रुपए थे जी। मैं ठाकुर जी को बहुत मानता था, जब भागवत कथा करता था मैं ठाकुर जी को बहुत मानता था। उस पे मैं सीधे बिलियनियर लिख के आया था, ठाकुर जी के नीचे मैंने रख दिया था जी। मैंने, जब मैं निकलूंगा तो कुछ करने के लिए निकलूंगा, बड़ा पर्पज हल करने के लिए निकलूंगा जी। तो मैं वहां से निकला, तो मैं साइकिल से ही निकल बैठा। पापा ने 500 रुपए दे करके विदाई की थी। तो मैं, मेरी नन्हाल में, मेरी जो पढ़ाई की है मैंने नन्हाल में रह के की थी, जो मेरे बरेली के एक गांव गुरसौली पड़ता है, मैंने वहीं पर पढ़ाई की थी, और मैं ज़्यादातर मेरा बचपन वहीं बीता है जी। जब मैं निकला तो मैं पहले गुरसौली अपने नन्हाल में गया, और मैंने, मेरे छोटे वाले मामा जी थे, उनसे कही कि चलो, मुझे तो नॉलेज है नहीं, एक बार रुद्रपुर चलते हैं, आपने तो कुछ काम किया है, काम ढूंढ लेते हैं वहां जाकर के जी। मतलब आपने बरेली से फिर आप उत्तराखंड की तरफ, आपने उत्तराखंड के लिए मूव किया मैंने। ओके, तो फिर आपका बरेली से उत्तराखंड तक का सफर कैसा रहा? हाँ, उत्तराखंड में मेरा मन था ना, कोई काम ढूंढने के उससे गया था, मेरा कोई बिजनेस का तो माइंड था ही नहीं, ना मेरे पास पैसा था, ना हमारी कोई बैकग्राउंड ये था कि बिजनेस करने वाले हमारी फैमिली से कोई भी नहीं है, ना पूरे गांव में कोई व्यापारी नहीं है जी। एक्चुअल में हमारा बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। अब तो खैर अच्छी खासी पोजीशन पे पहुंच गया है, लेकिन मेहनती बहुत है हमारे गांव के लोग, किसान काफी हैं, अच्छे हैं। तो मेरा मूव था कि मुझे वर्क करना है, कुछ ना कुछ करना है। जब पापा ने विश्वास दिलाया तो मुझे कुछ ना कुछ करना जरूर है। तो मैं गया, तो अब छोटे वाले मामा जी बोले कि कल चलते हैं, लेकिन मुझे इतना जुनून था, मैं उसी दिन रात को ही निकल बैठा और मैं रुद्रपुर चला गया। मेरे मौसा जी का मकान था वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि रूम खाली है, तो बोले हाँ खाली है, चलो उसमें रुक जाना। तो मैंने एक रूम की चाबी ली और वहीं रुक गया। मेरी जेब में मात्र 500 रुपए थे। 3-4 दिन में ही वो पैसे खत्म हो गए और मुझे जॉब नहीं मिली। लेकिन मैंने देखा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। करेक्ट। तो मैं, या तो मैं कोई काम ढूंढूं या फिर घर पे वापस आ जाऊं, ये दोनों डिसीजन थे। लेकिन मैंने कहा घर पे वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं, और वो ठाकुर जी को एक कमिटमेंट करके निकला था, कन्हैया जी को अपने कमिटमेंट करके निकला था, मैं कुछ करके आऊंगा जी। तो वो 500 रुपए मेरे जब खर्च हो गए, तो मैं जाकर के, जो लेबर अड्डे होते ना, उस पे मैं जाके खड़ा हो गया कि मुझे कोई वर्क मिल जाए, कोई काम मिल जाए। तो माइक्रोमैक्स कंपनी थी, उससे मुझको मतलब एक ठेकेदार आया, बोला चलो काम चलो। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भागवत कथा भी करता, तो सम्मान के लिए बहुत मरता था मैं, लोग मेरे पैर लगते थे, सारी चीजें, तो मुझे सम्मान के लिए बहुत मरता था। तो उन्होंने मुझे काम, वो पेटी उठाने वाला दे दिया जी। जब पेटी उठाने वाला काम दिया तो मैं थोड़ा सा हेजिटेशन में रहा। मैंने कि थोड़ा और अच्छा काम दे दो मुझे सर, ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें उठ नहीं रही है मुझसे पेटियां। तो बोले नहीं करना है तो करो। तो थोड़ी सी मेरी बहसबाजी भी हो गई, लेकिन मैं मजबूर था, मैंने काम किया। वहां से मुझे 135 रुपए मिले जी। तो 3 दिन के खाने की मेरी व्यवस्था हो गई। ओके। फिर मैं दूसरी कंपनी में, एक ब्रिटानिया कंपनी थी, उसमें गया था। उसमें भी मुझे 300-400-500 रुपए मैंने कमा लिए थे 5-7 दिन में। वहां पर भी इस तरीके का काम दे दिया। तो मेरी वहां पर भी थोड़ी वो हो गई, मैंने कोई अच्छा प्रोफेशनल काम दे दो, देखो सर, मैं इस तरीके से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जी। तो वो जो सुपरवाइजर था वो मुझसे अकड़ने लगा। तो अकड़ने लगा तो मैंने फिर क्या कही कि मैंने कि सर मुझे काम नहीं करना। तो वो HR रूम में ले गया मुझे। मैंने HR से डिस्कस किया, मैंने सर देखो, आप किसी काम को लेके आए हो यहाँ पर और मुझसे आप पेटी ट्रक में लोड करा रहे हो, गलत है ये, मैं नहीं कर सकता सर। तो उन्होंने कहा कि तो आप काम ही मत कीजिए, यहाँ पर तो आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, आप नौकरी के लायक हो ही नहीं, आप कुछ और कर लीजिए जी।
मैं निकला, मेरे पास पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम थी, तो वो 500-700 रुपये मुझे मिल गए थे, उनसे मैं 4-5 दिन का गुजारा कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे HR ने भी बोला है, मैं इस चीज़ के लिए अब करना ही है मुझे, तो मैं कुछ और खोजबीन करूँ। मेरे पास पैसे तो थे नहीं रोजगार करने के लिए जी। तो मैंने 10-5 लोगों से बातचीत की और एक कमेटी डाली 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, 10 लोगों की 12 लोगों की तो 1,20,000 रुपये होते जी। मैंने कहा जो कम में बोली लगाएगा वो उठा लेगा। मैंने वो कमेटी सबसे पहले मेरी उठ गई जी। क्योंकि मैं कमेटी डाली थी तो मुझे पूरी मिली थी। उससे मैंने किराना की दुकान खोल ली थी जी। एक मैंने पार्टनर भी बना लिया था, मेरे गांव का ही लड़का था वो, उसको इसलिए बना लिया मैंने क्योंकि उस किराना की दुकान में सुबह 5 बजे से लेकर के और रात 10 बजे तक बैठना पड़ता है, तो इतना और होना भी चाहिए, रिलीवर भी होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको बना लिया। हम लोगों ने अच्छा खासा धंधा बनाया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि इससे जो जर्नी में प्राप्त करने के लिए आया वो नहीं हो पाएगा। 6 महीने तक मैंने ये धंधा किया, फिर मैं और उसको बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता था कि मैं कैसे करके ऊपर ले जाऊं, ऊपर बढ़ जाए। तो मैंने एक फ्रेंचाइजी के मॉडल पे दांव लगाया। ओके। फ्रेंचाइजी के मॉडल पे दांव लगाया तो मैंने एक टॉफी और नमकीन की फ्रेंचाइजी ली। उस बीच में जैसे काम चलता रहा, मेरा मार्केटिंग पे भी पैसा खर्च किया, मैंने कमाया। वो मेरे पास पैसा नहीं था, 20-25 लाख रुपए। हम उसमें 2-3 पार्टनर हो गए, बाकी की हमने अपने इन्वेस्टरों से मतलब इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के लगा दिया था। उसमें भी एक घटना घट गई। कोई बंदा आया, एक बड़ा ऑर्डर आया हमारे पास 20-25 लाख रुपए का, उसने ऑर्डर दिया हमको, और वो ऑर्डर दिया, वो हमारे साथ पूरी तरीके से एक स्कैम हो गया। वो स्कैम क्या हुआ, 20-25 लाख का ऑर्डर दिया, उसने चेक्स दे दिए थे हमको। वो चेक्स जो उसने कहा था पहले कि एक चेक मंडे को लगा देना, बाकी नेक्स्ट जो है सप्ताह आप नेक्स्ट वीक लगा देना। उसमें क्या हुआ, जो मंडे को फोन आ गया मेरे पास, सर आज चेक को रोक दीजिए, कुछ पेमेंट शॉर्ट है, उसमें नेक्स्ट डे लगा देना, मैं बोल दूंगा। इस बीच में उसने सामान अपना त्राट कर दिया जी। और यहीं पर वो चेक्स जब हम बैंक में लगाने गए तो वो फर्जी चेक निकले सारे, वो सब कुछ फर्जी था, प्री प्लानिंग थी उसकी। इस तरीके से हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। हम पूरी तरह से वहां पर टूट चुके थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था हम किस रास्ते पे जाएं। तो मतलब इतने बड़े संघर्ष के दौरान आपने मूव कैसे लिया? आप रियल एस्टेट में कैसे मूव कर लिया? क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष सामने, लाखों का आपके ऊपर कर्जा भी हो चुका था, तो कैसे आपने मूव किया? भारती मैम, इसमें क्या है ना, आप पे कोई मुसीबत आती है तो आप इसको 2 व्यू से देख सकते हो। एक तो ये है कि आप टूट जाओ अपने को, दूसरा व्यू क्या होता है, जो प्रॉब्लम दी है, ये बड़ी प्रॉब्लम को अब मुझे सॉल्व करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। करेक्ट। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं अगर, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि मैं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं जी। तो मेरे माइंड में आया कि ये भगवान ने जो प्रॉब्लम दी है इसको मुझे सॉल्व करना है। अब वो कैसे करना है, जब बरेली से मुझे उत्तराखंड भेजा है तो कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, और ये समस्याएं आई हैं जी, तो कुछ करने के हिसाब से आई हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ये प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है जी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि 20-25 लाख रुपए का इंटरेस्ट चल रहा है, इसको ना जॉब से क्लियर किया जा सकता है और ना ही कोई छोटे मोटे धंधे से जी। फिर मेरे दिमाग में आया ऐसा कौन सा धंधा है कि अच्छा धंधा होता है ना मैम, 2 तरीके का होता है, एक तो मार्जिन पे, दूसरा होता है टर्नओवर पे। करेक्ट। तो टर्नओवर किसका बड़ा है, तो मैंने सोचा कि अगर मार्जिन में हम जाते हैं तो अगर कोई भी चीज बेचते हैं तो उसका टर्नओवर ही नहीं है तो मार्जिन हमारा नहीं कर पाएगा पूरा। उधर मुझे इंटरेस्ट चल रहा था 2-3% का इंटरेस्ट, 3% मंथली का इंटरेस्ट था वो, हाँ प्रॉपर लगातार कंटिन्यू चल रहा था। और इंटरेस्ट एक ऐसी पार्ट है, ये आप 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, बुखार हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, आपको ये चलना ही चलना है कंटिन्यू, ये बंद नहीं हो सकता, ये बंद नहीं हो सकता। तो मेरे लिए वो बहुत टेंशन वाला काम हो गया था। मैंने इसको क्लियर करना है तो ये छोटे मोटे धंधे से नहीं हो सकता। फिर मैंने रिसर्च किया, मैंने कि करना क्या है, तो एक रियल एस्टेट मेरे माइंड में आया कि ये काम, क्योंकि रियल एस्टेट का टर्नओवर बड़ा होता है, हाँ। इसमें कोई भी कस्टमर होगा आपका 10-15 लाख से कम का नहीं होगा, कम का नहीं होगा। सबसे छोटा भी 10-15-20 लाख का कस्टमर होता है, तो हाँ। उसमें अगर 3% भी मार्जिन आता है तो 60,000 रुपए बनता है जी। अगर मैंने 10 प्लाट भी बेच लिए महीने में तो मेरे 6 लाख रुपए हो गए।
तो धीरे धीरे करके मैं उसको कवर कर सकता हूँ जी। तो एक लोकल के बिल्डर थे, मैंने उनसे बात की कि मैं आपके साथ धंधा करना चाहता हूँ जी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। तो बोले फिर तो कमीशन पे काम करना पड़ेगा। मैंने क्या कमीशन देते हैं? तो बोले मैं 1 या 2% कमीशन देता हूँ। तो मैंने क्या, अगर प्रोफेशनल कोई डीलर है आपके साथ काम करे उसको क्या देते? मैं 3% दे देता हूँ। फिर उसके बाद में उसने जो है, मैंने कि थोड़ा मैं और बढ़िया मॉडल बनाऊंगा आपका, सारी चीजें करूंगा, मार्केटिंग भी करूंगा, सब पूरी तरीके से आप ही के साथ काम करूंगा, तो आप मुझे क्या दोगे? तो बोला मैं 4% दे दूंगा। ठीक है। उस बिल्डर का मैंने उसके यहाँ पर स्टाफ चेंज किया, पूरा एक मार्केटिंग करवाई सब तरीके से, उसका 30% माल 1-1.5 महीने में ही बिक गया। मैंने मार्केटिंग पे, क्योंकि मुझे नीड थी तो मैंने जुनूनियत से काम किया। सुबह ही उठता था, शाम को, एक दिन की घटना थी, रात को बारिश हो रही थी तो सीमेंट के कट्टे उसके पड़े हुए थे, तो कोई एम्प्लॉय फ़ोन नहीं उठा रहा था मेरा, तो मैं खुद जा कर के अपनी स्कूटर से और जा कर के उसको कट्टों को ढाक के आया। मैं जा कर के मैंने इतनी मेहनत करी उस बिल्डर के साथ। उस बिल्डर ने से मैंने कहा कि सर, तो वो बोला सर ऐसा है आप अपना काम देख लो, क्योंकि 30% माल उसका बिक चुका और हमने प्राइस भी बूम कर दिए वहां पर मार्केटिंग करके। तो वो बिल्डर के मन में आया इसको मैं क्यों दूं फिर आगे का पैसा। तो उसने मुझसे कहा कि आप अपना काम देख लो। तो मैंने कि सर मैंने जो माल बेचा है और मार्केटिंग की है उसका पेमेंट कर दो। तो बोले सर पेमेंट आपको मिल जाएगा लेकिन ये 2 मकान बिकेंगे तब मिलेगा। वो मकान हमने ही बनाए थे जी। वो मकान, अब मेरे मन में ये आया कि यहाँ पैसा फंस जाएगा और मेरे ऊपर उधर कर्जा इंटरेस्ट चल रहा है, कल को ये नहीं दिया पैसा इसने तो मैं और डूब जाऊंगा। तो मैंने उससे फिर फेस टू फेस फिर बात की। मैंने सर आप, मैं परेशान हूँ, आप कुछ पेमेंट करा दो, कुछ बाद में करा देना। लेकिन उस तरीके का उसका मन था नहीं, तो मैं उस समय लड़ने झगड़ने के भी मूड में नहीं था और मैं उस समय परेशानियों में वैसे ही चल रहा था, तो मैं झगड़ा भी नहीं करना चाहता था। तो मैंने वहां से भी मूव ले लिया। फिर एक बिल्डर दूसरे थे, मैंने उनसे बात की, तो एक लैंडिंग रेट होता है, LR रेट। मतलब तो आपने पहला प्रोजेक्ट फर्स्ट डीलर के साथ हाँ। तो मैंने फिर दूसरे बिल्डर को देखा, उन्होंने मुझको एक बेस प्राइस पे दे दिया, मैंने उसको थोड़ा बढ़ा करके रेट दिया। फिर उसमें भी 2-3 हजार गज जगह थी, उसमें से 1000 गज मैंने बेच ली थी। तो उससे मुझे करीब लगभग जो है 20 लाख रुपए की इनकम हो गई थी। बहुत बढ़िया। उससे मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए का तो मैंने कर्जा उतारा। 10 लाख रुपए मैंने अपने धंधे के लिए संभाला जी। फिर मैं ऐसे घूम रहा था कि और कोई बिल्डर मुझे मिल जाए ठीक ठाक जिसके साथ काम करा जाए। फिर वो कौन सा ऐसा दिन था जब आपने सोचा कि इसी में ही अपना करियर बनाना है? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं घूम रहा था तो एक बुजुर्ग थे, उनका नाम ले सकता हूँ मैं सीधे, वो रामोतार अंकल, मैं आज भी कहता हूँ, आज भी मेरे साथ है, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो वो मुझको एक खेत में मिल गए खड़े हुए जी। बोले क्या देख रहे हो बच्चे? 2 लोग थे। बोले बच्चों क्या देख रहे हो? मैंने कुछ प्लॉट्स देखने आए थे, हम जिसको मार्केटिंग करते हैं हम बेच देते हैं। तो बोले पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने सर पैसे तो नहीं है। तो बोले फिर कैसे बेचोगे, कैसे खरीदोगे इसको? मैंने फिर उनसे एक टॉपिक कही, मैंने खरीदने में इनकम नहीं होती है सर, बेचने में होती है। आपने खरीद लिया, आप बेचोगे तब आपको पैसा आएगा जी। इनकम खरीदने में नहीं है। लेकिन आपने खरीद लिया, हम बेच देंगे इसको। तो बोले कब तक बेच दोगे? मैंने कि 1-1.5 साल का समय लगेगा, आपका प्रोजेक्ट हम बेच देंगे जी। तो बोले 1 महीने के अंदर अंदर कितना पैसा दे दो? मैंने अभी तो एक भी पैसा नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं आज शाम को बात करता हूँ तुमसे। उन्हें नंबर लिया, मेरा फ़ोन नंबर, मैंने उनका जो है नंबर ले लिया। फिर मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इनका फ़ोन आए, लेकिन फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने अंकल क्या हुआ? तो बोले बेटे ने मना कर दिया है, अगर 20-30 लाख रुपए आप कर सकते हो कहीं से अरेंज तो हम आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, वैसे नहीं देंगे। फिर मैं टूट गया। मैंने कहा अब क्या होगा, मैं इतना ज़्यादा मुश्किलों से हालातों से गूंज रहा हूँ, अब कैसे करके काम होगा। फिर मैं जो है उनके घर पे गया, हम 2 लोग थे। फिर उनके घर पे गए, हमने उनको मनाने की कोशिश की, ये सर विश्वास रखिए हमसे, सर विश्वास रखिए, हम जो कमिटमेंट कर रहे हैं आपको 20-30 लाख रुपए के हम चेक दे देते हैं और हम आपको 1 मंथ के अंदर अंदर 20 लाख रुपए हम दे देंगे आपको जी। ना दे पाए तो मैं आपको 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी देता हूँ। अगर मैं आपको 20 लाख रुपए ना दे पाया तो ये पैसा मेरा डूब जाएगा जी। मैं आपको ये कमिटमेंट कर देता हूँ। तो वो उनका बेटा था, वो टीचर था, बोला जब इतना विश्वास से कह रहे हैं डील डन।
हमारा खुशी हुई सबसे ज्यादा, हमने कही अब चीजें हमको मिली। मतलब वो आपका अपने पहला वो अनुभव था हमारा इन्वेस्ट पहला, करने? मतलब हमारा पहला प्रोजेक्ट अपना था, अब ये किसी डीलर के साथ नहीं था। ओके, मतलब तो पहला प्रोजेक्ट आपका वो था। वो कृष्णा ग्रीन नाम से प्रोजेक्ट था। अब हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमने इसमें एक स्ट्रेटजी अपनाई। क्या? वैल्यूएशन पे काम करने के लिए हमने पहले वैल्यू पे काम किया, धंधे पे काम नहीं किया। अच्छा। हमने जो रेट पड़ा था उससे 500 रुपए सस्ता माल बेच दिया। ओके, मतलब फिर उनको तो पेमेंट देने के लिए। तो फिर तो आप लॉस में गए होंगे। लॉस में गए, लेकिन हमने उन पे कमिटमेंट पे खरे उतर गए। अच्छा। उनको हमें देना था 5 लाख रुपए, मेरा वैसे भी डूब रहा था, तो मैंने कि 5 लाख रुपए का हम लॉस ले लेते हैं। अगर हम कोई 5,000 रुपए गज की जमीन है, 1,000 गज जमीन सस्ती बेच रहा हूं मैं, अगर 1,000 रुपए गज सस्ती बेच रहा हूँ, 500 रुपए गज सस्ती बेच रहा हूँ 1,000 गज जमीन, तो 5 लाख का नुकसान होता है मेरा जी। तो 5 लाख तो मेरा वैसे ही डूब रहा था वो। मैंने उसमें अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने कि 500 रुपए जो खरीद पड़ी है उससे भी कम को बेच दूं, लेकिन हमारे पास तो 10,000 गज माल है, हम 9-10 में कमा लेंगे। ओके। जो 90% माल बचा हम उसमें कमा लेंगे, अभी दे दो। हमने बायरों को ढूंढा, हमने की जो रेट पड़ी है उससे भी हम सस्ती आपको जमीन दे रहे हैं, अभी लेना चाहो तो अपॉर्चुनिटी आपके पास। ओके। तो 10 लाख का मेरे पास था, धंधे में लगाना था, तो 5 लाख में पहले दे चुका था, 5 लाख मैंने संभाल के रखा था वो, तो वो मिला करके मैंने सीधे 30 लाख रुपए उनको दे दिया करके, इकट्ठा करके। अब मेरे पास में ट्रस्ट आ गया उनके पास, 5 दिन पहले मैंने 30 लाख रुपए उनको दे दिया। मतलब जो एक समय दिया था उससे पहले, उससे 5 दिन पहले मैंने पैसे दिए। अब उनको पूरी तरीके से ट्रस्ट आ गया और बोले अब काम कर सकते। तो वो दिन हमारे लिए बहुत खुशी का था। अब हमें लगा कि हम काम कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट से हमारी जर्नी शुरुआत हुई और हमने काम शुरू किया। अब हमने रेट 1,000 रुपए गज बढ़ा दिए। जो 500 रुपए गज का हमारा लॉस हुआ वो हमने रिकवरी करने के लिए आगे बढ़ा दिए। अब हमारे टाइम था पूरा 1.5 साल का प्रोजेक्ट फिनिश करने का जी। अब हमको टेंशन नहीं थी। तो कितने समय में आपने फिनिश किया? मैंने उनका जो पेमेंट था वो 1 साल में मैंने कर दिया था। बाकी का मेरा प्रॉफिट था वो मेरा बाद में आया। तो फिर मैंने कर्जा भी जो फिनिश किया अपना, जितना भी चल रहा था मेरे ऊपर। बाकी मैंने नए प्रोजेक्टों की शुरुआत की। फिर तब तक मैंने एक प्रोजेक्ट और कर लिया। वो मैंने, मेरी जो है जल्दबाजी की गलती समझ लो कुछ, मैंने फिर से जो है अपना पर्सनली प्रोजेक्ट ले लिया डायरेक्ट किसान से जाकर के। किसी इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ नहीं था, खुद ले लिया जाके वहां पर। तब उसी बीच में आ गया कोविड। हाँ, तो कोविड आ गया। आप उसमें तो लॉस में नहीं गए, लेकिन कंप्रोमाइज करना पड़ा किसान से। थोड़ा सा समय बढ़वा लिया, उसको थोड़ा बढ़ा के पैसा दे करके। वो मैंने, मतलब क्या है, मैं झुक जाता हूँ सामने जा करके। मैंने सारी उसको जो चीजें थी सब फेस बता दी। सर थोड़ा सा जो है यहाँ पर कोविड आ गया है, अब ये समस्या प्राकृतिक आपदा पड़ गई है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको मना लिया। उसमें 10-20 लाख हमने एक्स्ट्रा भी दिए उनको। लेकिन उस प्रोजेक्ट से हमने खासा पैसा कमाया। उससे हमारी जो जर्नी है तब वहां से शुरुआत हुई। तो जैसे अब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी, तो ये सही जमीन को खरीदना या पहचानना, ये समझ आप में कहाँ से आई, कैसे आपने ये सबसे पहले हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो उसकी मोटी मोटी नॉलेज हमको होनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे हम घुसते हैं वैसे वैसे हमको कस्टमर ही नॉलेज हमको दे देता है। वो हमसे डॉक्यूमेंट्सों के बारे में पूछता था कि ये 143 है या नहीं है, ये प्राधिकरण से पास है या नहीं है, इसकी खसरा खतौनी क्या है, इसका सजरा क्या है, इसके रोड कितने फीट की है। तो जो कस्टमर के जो क्वेश्चन थे वो हमको नॉलेज देते रहे। और वो हमारी नॉलेज एक सबसे बड़ी लर्निंग हमारे लिए वो बनी। जो हमें कस्टमर ने जो नॉलेज दी वो हमारे लिए सबसे बेस्ट हुई। जैसे जैसे वो क्वेश्चन करता था हम अपने माइंड में नोट कर लेते और उस पर लिख लेते थे कि क्या क्या मांग रहा है। पहले मैं ज्यादा नहीं जानता था, मैं तो इसीलिए मैं बिल्डरों के साथ काम किया। मैं ज्यादा जानता था खसरा खतौनी के बारे में जानता था बस। मैं ना रेरा जानता था, ना प्राधिकरण से अप्रूव कैसे होती है ये जानता था, और ना मैं लैंड यूज चेंज कराना जानता था। कुछ नहीं जानता था उसके बारे में कि एनएसी कैसे होती है, एनए टाइटल कैसे होता है, ये मैं कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे करके जो कस्टमरों ने नॉलेज दी वही नॉलेज में एकत्रित करता रहा, वही मैं किसान से डिमांड करते रहा, ये कागज दो मुझको, ये चीजें दो। तो इस तरीके से मुझको नॉलेज मिल गई। सही लोकेशन चुनना भी तो कला की बात है ना सर। सही लोकेशन के बारे में मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई लैंड है जी, और उसके आगे कोई स्लाइडर हाउस खुल जाए, अब वो 10 करोड़ रुपए की लैंड हो, आपकी एकदम वो 20 करोड़ रुपए आ जाएगी। स्लाइडर हाउस खुल जाए मतलब जो कसाई खाना होता है, कसाब खाना होता है, जो जिसमें जानवर काटे जाते हैं, या कोई और ऐसी चीज आ जाए, कोई सॉलिड वेस्ट मटेरियल का प्लांट लग जाए, तो आपके गिर जाएंगे रेट।
वहीं पर अगर उसी वो 2 करोड़ रुपए की लैंड है और उसके बराबर में जो है 5 स्टार होटल बन जाए, तो उस लैंड के रेट क्या होंगे? तो वो 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो हमें एक बैट लगाना पड़ती है कि कहाँ क्या होने वाला है। इसको मास्टर प्लान देखना पड़ता है, सरकार की पॉलिसियां देखना पड़ती हैं कि ऐसी सरकार की बड़ी लैंड्स कहाँ पड़ी जहां कुछ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमको एनालिसिस करना पड़ती है कि क्या होने वाला है। हम फ्यूचर पे बैट लगाते हैं कि 4 साल बाद यहाँ क्या हो सकता है, 3 साल बाद यहाँ क्या हो सकता है। तो प्राइम देखो, रियल एस्टेट में 3 चीजें मैम होती हैं। एक तो होता है बेस्ट लोकेशन, दूसरा होता है बेस्ट प्राइस, तीसरा होता है बेस्ट टाइम, मतलब किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और चौथा आपका होता है लेवरेज। हाँ, ये चारों चीजों पे अगर आप काम करते हो तो आप रियल एस्टेट में जो कामयाब हो जाओगे। मतलब पहला मैंने बताया बेस्ट लोकेशन। बेस्ट लोकेशन में आप क्या देख सकते हो, कहीं पर बड़ा हॉस्पिटल आ गया, उसके पास में आप लैंड्स ले लो। कहीं पर कोई सरकारी पॉलिसी आ गई, रेलवे स्टेशन आ गया, या फिर कोई एयरपोर्ट आ गया, या कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आ गई, वहां लैंड्स ले लो। आप पहले से जो बनने वाला है तभी ले लो उसको। आपको केवल एक कैसे भी करके सीक्रेट नॉलेज मिल गई, आप ले लो। मास्टर प्लान को देख लो, यहाँ से बड़ा रोड निकलने वाला है, आप लैंड्स ले लो वहां से। वहां पर आप फ्यूचर इन्वेस्टर का भी पैसा बनेगा और आपका भी बनेगा। आपको बेस्ट लोकेशन तो यहाँ से आती है। फिर बेस्ट प्राइस, बेस्ट जब वो रोड पड़ जाएगा तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगी। वो रोड पड़ने वाला होता है तब आपको लेना पड़ता है, तो आपको बेस्ट प्राइस मिलते हैं। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंशियल लाना पड़ेगी कि रोड पड़ने वाला और कब शुरू होने वाला है, इसकी आपको रिसर्च करना पड़ेगी। बिल्कुल। तब आप जाकर के उस पर बैट लगाइए। करेक्ट। आप उसमें बैट लगाइए और आप सही प्राइस मिलेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया, तीसरा मैंने आपको बताया, पहला हो गया बेस्ट लोकेशन, दूसरा हो गया बेस्ट प्राइस, और तीसरा आपको हो गया राइट टाइम। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कब किया है, समय, मतलब रोड बनने वाला था उससे पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जैसे ही रोड पड़ेगा उस समय एग्जिट मारने का भी है। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको लंबे समय तक रोक लो, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी के लिए आपने इन्वेस्ट किया वो अपॉर्चुनिटी आ गई। अब आप वो बूम तो 10 गुने 5 गुने रेट बढ़ गए, आप उसमें एग्जिट मारो। तो सही टाइम का तो आपको इस्तेमाल ये करना है। अच्छा, लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, जैसे होता क्या, लैंड में बहुत चलता है। आपको क्या है, 10 करोड़ की लैंड है, आप 10% देके 1 करोड़ रुपए दे करके 10 करोड़ की लैंड को होल्ड कर सकते हो, उसकी प्लॉटिंग शुरू कर सकते हो। आप किसान के साथ जेवी कर लो, पार्टनरी कर लो कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया, बाकी का मैं बेच के आपको पैसे दे दूंगा। आपको शेयर डाल दो, उसका शेयर भी रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप उससे कमिटमेंट कर दो, मैं आपकी भाई 10 लाख रुपए महंगी खरीद लेता हूँ जमीन, लेकिन मुझको टाइम दे दो। तो उसने 2 साल का आपको टाइम दे दिया। तो जो आपका 1 करोड़ रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट जो किया, आपको 10 करोड़ रुपए पे एप्रिसिएशन मिलेगा। करेक्ट। मतलब एक प्रकार से 10 एप्रिसिएशन हो गया। तो ये लेवरेज का बहुत बड़ा रोल करता है इसमें। ओके। लोग जमीन खरीदते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? लोग जमीन खरीदते पहली बात तो क्या ना, वो जो सस्ता, एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। जो पुरानी कहावत है, लोग सस्ते के चक्कर में बहुत मकर जाल में फंस जाते हैं। उसमें वो ये भी भूल जाते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में तो कोई कमी नहीं है, कोई पुराना मतलब एनी टाइटल क्लियर है इसका नहीं है, या फिर जो है इस पे कोई लैंड ग्रीन जोन की तो नहीं है। आप ये सबसे डॉक्यूमेंट्सों में सबसे बड़ी तो गलती करते हैं। फिर दूसरा काम क्या है, सही व्यक्ति भी मिलना चाहिए। करेक्ट। उस व्यक्ति की भी रिसर्च नहीं कर पाते, कहीं ऐसा तो नहीं है कल को ये बेच तो रहा है और कोई बात ऊंच नीच हुई तो हमारा पैसा ही डूब जाए यहाँ पर। तो व्यक्ति, तो मेन चीज क्या होता है, आप कोई भी चीज खरीदते हो तो प्रोडक्ट तो देख ही रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट किसका है, वो ट्रस्टेबल बंदा है नहीं है, सौदा कराने वाला ट्रस्टेबल है नहीं है। आप महंगी खरीद लो, लेकिन आप एनी टाइटल क्लियर होना चाहिए, सामने वाला बेचने वाला भी प्रोफेशनल होना चाहिए, और कहीं हमारा ऊंच नीच हो भी जाती है 1-2 महीने की तो ऐसा ना हो हमारा पैसा डूब जाए वहां पर। दूसरा क्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम रेजिडेंशियल जोन में जाना चाहते हैं तो आर जोन की प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। उसको लैंड यूज चेंज कराने में आपका समय बर्बाद होगा और होगा भी नहीं, आपको वो सरदर्द बन जाएगा। ये गलतियां बहुत करते हैं लोग इस तरीके की। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा खरीदने में टाइम लगा दो, लेकिन ये पेपर वर्क आप जरूर करो और व्यक्ति की रिसर्च जरूर करो। किन डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? पहली तो उसकी जो है खसरा खतौनी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसके प्रोजेक्ट में
कौन से वर्ग में आती है, वर्ग का की है वो, या वर्ग गा की है, या वर्ग खा की है। ओके। ये वर्ग होते हैं इसमें। का की जमीन कृषि की होती है, खा की जमीन जो आप बेच नहीं सकते, किसान के लिए यूज करने के लिए ही होती है, खाकी। हाँ हाँ, ठीक है। और जो गा होती है वो जमीन को, उसमें भी जोन होते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर जोन है तो आप उसमें प्लॉटिंग नहीं कर सकते। ओके। आपको आर जोन की प्रॉपर्टी ही लेना पड़ेगी। आप इंडस्ट्रीज प्लान कर रहे हो तो आपको इंडस्ट्रियल जोन में ही लेना पड़ेगी। तो आपको जोनिंग प्लानिंग आपको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा। तो इसमें जोनिंग का मैम बहुत बड़ा असर होता है। जैसे आप इंडस्ट्रीज प्लॉट काटना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल जोन में होना चाहिए जी। आप रेजिडेंशियल काटना चाहते हो तो रेजिडेंशियल जोन में होना चाहिए, आर जोन बोलते हैं इसको। तो जोन जरूर देखना चाहिए। और हमको क्या है ना, एक कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा असर करता है कि हम जिस कम्युनिटी को बसाना चाहते हैं उसके आसपास की अगर कम्युनिटी है तो वो जल्दी से माल बिक सकता है। तो इस वजह से हम सारी चीजों को देख करके प्लानिंग करके ही इसमें हमें घुसना चाहिए। ओके। प्रोजेक्ट की प्लानिंग या उस पर डेवलपमेंट होने वाला है या नहीं, उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें? ध्यान रख मैम, होता कि जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट काट रहा हूँ तो सबसे पहले तो मुझे अपना पॉकेट साइज देखना चाहिए कि मैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट काट सकता हूँ। जल्दबाजी में बिल्डर क्या करते हैं कि देखते हैं कि बहुत सस्ती चीज मिल रही है या बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट, अपनी औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा बड़ी चीज ले लेते हैं। वहां पर क्या होता है, फिर वो अब शुरू में जब होता है उनको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं बेच लूंगा, इसका फ्रंट बहुत अच्छा मिल गया मुझको, लोकेशन बहुत अच्छी है जी। लेकिन एक टाइम मिला आपको 5 एकड़ प्रॉपर्टी काटने के लिए जी। वही 1.5 साल का समय, आपने ले ली 15 एकड़ जमीन, समय तो आपको 1.5 साल मिला। करेक्ट। तो 15 एकड़, अब 5 जैसे एकड़ जमीन ली, 2 CR पर एकड़ के हिसाब से हुई तो 10 करोड़ रुपए जी। अब वही बर्डन आपको पड़ गया सीधा 3 गुना, 30 करोड़ रुपए निकालने का। आपके माइंड में आया कि लोकेशन बढ़िया है, ये है, लेकिन आपके बर्डन 3 CR का है जी। तो इससे कैसे प्लान बनाना है आपको? सबसे पहले प्लानिंग आपको फंडिंग की बनाना पड़ेगी। फंड मैं कहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, इसकी आपको प्लानिंग बनानी। तो पहले आपके यार दोस्त रिश्तेदार ये हो सकते हैं, इनसे आप पैसा ले सकते हो। जिनके पास फालतू का पैसा पड़ा है उनसे कह दो एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दो, उनको 1000-500 रुपए सस्ती दे दो जमीन जी। वो आपके साथ प्रॉपर्टी जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको फंड की प्लानिंग बनेगी। जब फंड नहीं होगा तो चीज खरीदोगे कैसे? दूसरी आपको प्लानिंग, अगर बड़ा प्रोजेक्ट आप काटना चाह रहे हो तो कभी भी एक साथ पूरा प्रोजेक्ट मत काटो। ओके। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज बाय फेज लॉन्च करो। क्यों? क्योंकि आप फंस जाओगे। बड़ा प्रोजेक्ट को आपको डेवलप करने के लिए भी पैसा चाहिए। करेक्ट। बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आपको उसको प्राधिकरण की फीस भी चाहिए, सारी चीजें, उसमें खर्चा आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके लॉन्च करो। मेरा अपना सलाह है कि आप पहले बड़ा प्रोजेक्ट काटना चाह रहे हो तो पहले 3 एकड़ 4 एकड़ काट लो, फिर उसके बाद 4 एकड़ 5 एकड़ काट लो। जब आप देखते हो कि हाँ मेरे पास फुल हो गया, मतलब पैसा फुल हो गया, तो मैं उसके लिए फिर आगे चाहे जैसी प्लानिंग मेरी बने वैसा करना चाहिए। तीसरी, फिर कमिटमेंट आप जो दे रहे हो, जल्दबाजी बेचने के चक्कर में होता क्या है, बड़े बिल्डर्स करते क्या है, कमिटमेंट गलत दे देते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपको पोजीशन मैं दिवाली पे दे दूंगा जी। लेकिन ये नहीं बताते वो कौन सी दिवाली पे दूंगा। हाँ, वो सामने बायर वो भूल जाता है कि मैंने पूछा ही नहीं दिवाली कौन सी। अब वो कहता है कि दिवाली के 4 दिन निकलते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो भाई दिवाली पे कहा था। ये दिवाली पे थोड़ी नहीं कहा था, वो तो अगली दिवाली आने वाली है तब दूंगा पोजीशन। तो इस चीज के लिए वो बेचने के चक्कर में कमिटमेंट गलत कर देते हैं, इससे ट्रस्ट उसका खराब हो जाता है। तो कभी भी आप जैसे नवंबर में दिसंबर में आप पोजीशन देना चाहते हो तो आप उसके लिए 3 महीने और ऊपर लेके चलो कि मैं भाई फरवरी तक पोजीशन दे पाऊंगा, लेकिन हाँ स्टेप टू स्टेप मेरा काम चलता रहेगा जी। इस तरीके से कभी भी अपने टाइम से पहले कमिटमेंट मत दो, और जितना कर सकते हो उतना ही कमिटमेंट दो। करेक्ट। हाँ, ये होना चाहिए। तीसरी प्लानिंग हमारी क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, कि हम इन्वेस्टर का जो पैसा लगा रहे हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट हमारा मार्जिन पे, हमें 30% मार्जिन पे बेचना है जी। तो हम 10% डिस्काउंट पे इन्वेस्टर को पैसा दे रहे हैं। तो ये ना हो इन्वेस्टर का पैसा मैंने 10% डिस्काउंट पे लगाया है कि कहीं गर्ज बेचा मैं ना बन जाऊं आगे चल के, ज्यादा प्रेशर के चक्कर में।
तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूटता है वहां पर। जी। मैंने कोई भी चीज जैसे 20,000 रुपए गज बेच चुका हूं पहले, अब 6 महीने बाद भी मैं किसी को 20,000 रुपए गज देता हूं अपने ही प्रोजेक्ट में, सेम प्रॉपर्टी, तो वहां प्रॉब्लम क्या आएगी मैम कि वो पिछले जो 6 महीने पहले आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया था वो अपना डेट इन्वेस्टमेंट मानने लगेगा, मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आपका जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से सेट होनी चाहिए कि अभी मैं 8,000 रुपए गज बेच रहा हूं या 10,000 रुपए गज बेच रहा हूं, तो अगले 6 महीने में इसको 11 या 12 तक ले जाऊंगा, या उसके अगले 6 महीने के बाद में मैं इसको 14-15 तक ले जाऊंगा। इस तरीके से आपकी पहले ही 1.5 साल की 2 साल तक की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए। ओके, मतलब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यस। जैसे नक्शा है और अप्रूवल लेते हैं और सबसे बड़ी होता है रेरा। हाँ, ये सारी प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है? देखो, आप जब कोई प्रोजेक्ट काटने चाहते हो जी, और वो नगर पालिका या नगर निगम में आता है, 8 जून की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 8 जून, हाँ 8 जून की जी, तो सबसे पहले तो या तो किसान के नाम से ही सीधे अप्रूवल ले रहे हो जी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसका आपको 8 जून की प्रॉपर्टी है और खसरा खतौनी आपके ठीक है, उस पर लोनिंग नहीं है, लोन नहीं है, तो आप सीधे प्राधिकरण में जा करके आप उसकी रसीद कटा के एक आर्किटेक्ट से मैप बना करके जो उस एरिया के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो आप, कितने बड़े प्लाट, उस मानक के हिसाब से आप नक्शा बनाइए और सीधे आप जा करके अपनी रसीद कटाइए और कुछ आर्किटेक्ट आपकी सेटिंग वेटिंग बनवा के वो करा देते हैं जी। उसके बाद रेरा में रजिस्ट्रेशन होता है आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जो कमिटमेंट करते हैं हम वो सारे लिखे जाते हैं उसमें जी। उसके लिए रेरा में आपको प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करना पड़ती है, क्योंकि आपने नहीं किए तो जो रेरा अथॉरिटी है वो उस प्रॉपर्टी को बेच के वो कमिटमेंटों को पूरा करेगी। तो रेरा में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इससे आपके प्रोजेक्ट की जो है वैल्यू बढ़ जाती है। जो प्रोजेक्ट आप 10,000 रुपए गज बेच रहे थे, 12,000 रुपए गज बेच रहे थे, 15-16,000 रुपए गज बेच सकते हो, जो 20,000 बेच रहे थे वो 25,000 बेच सकते हो। इससे आपको जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और ज्यादा है, और आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक है, सारी एनओसियां आपको क्लियर मिल रही है, तो ये काम आसानी से हो जाता है जी। ये चीज आपको बहुत बारीकी से देखना है, कोई एनओसी मेरी फंस तो ना जाए, क्योंकि आपको प्राधिकरण से पास कराने के लिए आपके प्रोजेक्ट तक 30 फीट का रास्ता होना चाहिए। अगर 30 फीट तक का रास्ता नहीं गया है तो आपको प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। वो आप किस तरीके से ले सकते हो वहां अपने प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए, वो आपको तैयारी करना पड़ेगा जी। दूसरा, आपका प्रोजेक्ट में कोई लोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनओसी सारी क्लियर होनी चाहिए, टाइटल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के प्राधिकरण से अप्रूवल मिलते हैं जी। प्राधिकरण से अप्रूवल मिलने के बाद में आप रेरा में उसको प्लॉटों को अपने रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जब रेरा में रजिस्टर्ड हो गया, फिर आपको किसी भी प्रकार की बैंक से लोन भी हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेचने में। सीधे बायर क्या करेगा, अपने गूगल पे डालेगा, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा, सीधे आपका प्रोजेक्ट को देख लेगा, उसको ज्यादा बेचने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जैसे टाइमलाइन और लागत को कैसे मैनेज करते हैं? टाइमलाइन मैंने पहले भी थोड़ा शॉर्ट में बताया था जी, कि टाइमलाइन को आपको क्या करना है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके आप जो लॉन्च करेंगे तो टाइमलाइन उसमें मैनेज हो जाता है जी। जैसे पहले तो आया लागत को हम कैसे मैनेज करें, तो लागत में आप जो जितने भी वेंडर हैं इनको एक प्रकार से शेयरिंग में रख लीजिए आप, ठीक है। आपको पैसा लगाना नहीं पड़ेगा अपना, या फिर जो वेंडर मिट्टी डालने वाला वेंडर है उससे कहिए भाई हमारा प्लॉट्स ले ले, हमारे पास पैसा नहीं है अभी प्लॉट्स ले ले और मैं तुझे 500 रुपए सस्ता दे देता हूँ, या जैसे में उसका वो हो जाए कंप्रोमाइज, आधे पैसे ले ले आधे प्लॉट ले ले। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, रोड डालने वाला या फिर जो है डेवलपमेंट करने वाला माली होता है, उसको 1-2 प्लॉट दे दो। तो इससे तो आपको क्या फायदा हुआ मेन में कि आधा तो माल उन्होंने ले लिया, आपको पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ा। लागत को मैनेज कैसे किया जाता है, हम लोग किस तरीके से करते हैं, हम माली होते हैं, हमारे वेंडर जितने भी वेंडर होते हैं, हम उनको आधी प्रॉपर्टी देते हैं, आधा पैसा देते हैं, तो उनको भी एक फायदा हो जाता है, हम उनको 500 रुपए कम भी दे देते हैं रेट में, तो 50,000 को उनको ये भी फायदा हुआ। दूसरा क्या, हमको उनको पैसा बहुत ज्यादा लगाना नहीं पड़ा, तो यहाँ से हमारी लागत मैनेज हो जाती है। अब टाइमलाइन की बात आई, हम किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम चाहते हैं कि हम इसको 2 साल में पूरा करेंगे तो हम सामने वाले से 2.5 साल का कमिटमेंट करें। दूसरा, बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई है तो उसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 करके लॉन्च करें जी। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है टाइमलाइन अपने आप ही क्रिएट होती चली जाएगी जी।
उसमें कोई आपको पाइपलाइन बन जाएगी एक कि पहले मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, तो उसको फेज 1 जो आपने बनाया उसी को डेवलप करना है। तो पूरे प्रोजेक्ट में तो आपको कुछ नहीं करना है। बिल्डर तक आखिरकार करते क्या, उन्होंने देखा बड़ा प्रोजेक्ट का बड़ा मैप दिखाऊंगा मैं तो बायर बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन नहीं, उसको आप दिखा दीजिए कि फेज 2 हम ये लॉन्च करेंगे, फेज 3 हम ये लॉन्च करेंगे। अभी हमने मात्र 3 एकड़ लॉन्च की है, प्रॉपर्टी हमारी है ये, बाउंड्री उसकी चारों तरफ से करा सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट की, लेकिन लॉन्चिंग ना करें, उससे आप फंस सकते हैं। इससे आपका टाइमलाइन मैनेज हो सकता है। बिल्कुल, मतलब जब आप टाइम जो वो दिखाते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो उनको अलग अलग तरीके से क्रिएट करते होंगे जिससे आप अपने कस्टमर्स के अच्छे से बता पाएंगे ये इस तरीके से हम डेवलप करेंगे। ओके, जैसे अब मान लेते हैं पवन सर जैसे कस्टमर है और इन्वेस्टर, इन लोगों के साथ रिश्ता कैसे बनाते हैं? देखो, कस्टमर हो चाहे इन्वेस्टर, सबसे पहला इन्वेस्टर आपका कौन होता है? सबसे पहला इन्वेस्टर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है जी। आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करेगी सबसे पहले। तो आप किसी से जाओगे, आपका सबसे पहले इन्वेस्टर आप या तो खुद होंगे, करेक्ट, आप अपना पैसा डालेंगे, या आपके जो है मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर ये होते हैं जी, जी। किसी भी धंधे में आप जाओगे तो आपके यही इन्वेस्टर होते हैं जी। अब आपको फोकस क्या करना है कि इन्वेस्टर के साथ में जो रिलेशन है, आपने अपने फादर का पैसा लगाया है तो उसको सुरक्षित रखने का काम आपका है जी। आपके जो है ट्रस्ट किया है आपको। दूसरा, जिसने भी आपके साथ पैसा लगाया है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। कभी भी झूठे कमिटमेंट ना करें उनसे जी। कि आपका पैसा साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, 1.5 साल में, ऊंचे सपने दिखा करके आदमी फिर फंसता है। उनसे ये कहे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। प्रॉपर्टी में तो दाम बढ़ते ही हैं, लेकिन हम आपको अभी डिस्काउंट पे दे देते हैं कुछ प्रॉपर्टी, इसमें जैसे ही रेट बढ़ेंगे हम आपको निकाल देंगे, एग्जिट करा देंगे जी, जी, जी। तो इस तरीके से वो भले ही थोड़ा टाइम लेगा आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने के, क्योंकि सामने वाला कमिटमेंट कर सका है कि भाई 1.5 साल में डबल हो जाता है आपका, 2 साल में मेरे साथ इन्वेस्ट करो जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा उनके साथ जाके। जब फंसेगा जाके तो दोबारा आएगा आपके साथ। आप टाइम ले लो, लेकिन अपने ट्रस्ट को तोड़ो मत। ये गलती मेरे साथ भी हुई मैडम। शुरू में मैंने सोचा कि धंधा बहुत आसान है, तो मैंने भी काफी इन्वेस्टरों का इस तरीके से पैसा ले लिया, आपका 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, मैंने भी कर लिया, लेकिन मैं फंस गया उसमें। उसमें क्या हुआ कि पैसा तो डबल हो गया, लेकिन इस मार्केट के अंदर पैसा बनने से ज्यादा मैडम फंसता जाता है। करेक्ट, ये मैं मानती हूँ। क्यों? जब बिकेगा नहीं प्लॉट तो पैसा आएगा कहां से? पैसा डबल हो गया, उनका रेट थे 4,000 की जगह 8,000 हो गए, या 8,000 की जगह 16,000 हो गए, लेकिन माल नहीं निकल रहा था। उन इन्वेस्टरों का मेरे साथ में अब फोन आना शुरू हो गए, मेरे घर पर जाना शुरू कर दिया, ऑफिस में जाना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उनसे रिलेशन खराब नहीं करी। मैंने उनसे बैठ के बात की कि आपका जो भी टाइम बढ़ रहा है मैं उस पर इंटरेस्ट दे दूंगा, लेकिन आप समझिए मेरी प्रॉब्लम को, थोड़ा मजबूर हूँ। मैंने उनसे संबंध खराब नहीं किए और मैंने उनको समझाने की कोशिश की। फिर मैंने उसी तरीके से अपना स्प्लिट किया काम को। मैंने सोचा कि जो 100% पैसे से मैं धंधा कर रहा हूँ, इसमें 30% मैं इन्वेस्टर का पैसा निकालूंगा, 30% से मैं आगे फ्यूचर की मार्केटिंग पे खर्चा करूंगा, 30% से मैं अपना धंधा करूंगा। इस तरीके से मैंने इन्वेस्टरों का ट्रस्ट जीतना शुरू किया। यही मैं चाहता हूं कि हर रियल एस्टेट बिजनेसमैन को झूठे कमिटमेंट में ना फंसा करके किसी इन्वेस्टर का पैसा ना लगाए। दूसरा जी, कि इसमें इन्वेस्टर आपके 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो इन्वेस्टर वो होगा आपको प्लॉट्स लेगा सीधे जी। दूसरा इन्वेस्टर ये होगा आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे सकता है जी। तीसरा इन्वेस्टर वो होगा जो आपके साथ शेयरिंग में काम कर सकता है। तो आप उसको शेयरिंग में लाने की कोशिश ज्यादा करें, भले ही वो 10% शेयर आपसे ज्यादा ले ले प्रोजेक्ट में, लेकिन शेयरिंग में लाने की कोशिश ज्यादा करें। इसका रीजन ये है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा बेचने का माल, क्योंकि दाम आपके बढ़ रहे हैं, उसके भी बढ़ रहे हैं भाई, वो शेयर होल्डर है भाई। मान लीजिए 50-50 पैसा आपका है, धंधा मेरा है, मैंने 50-50 में आपसे पार्टनर ही कर ली, तो अगर 10,000 वाली चीज 15,000 में हो गई तो बेचने की वो जल्दबाजी तो नहीं काटेगा ना, रेट तो उसके भी बढ़े। 20,000 की हो गई तो वो ये तो नहीं करेगा 18 में दे दे मेरा पैसा दे, वो कहेगा चलो पार्टनर ही है हमारी, बढ़ रहा है तो दोनों के बढ़ रहे हैं, तो उस लिए आपका रेट और उसका रेट दोनों को बढ़ रहा है, तो वो शेयरिंग वाला आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आपने ब्याज पे पैसा लिया, इंटरेस्ट पे पैसा लिया, तो वो रोज प्रेशर काटेगा कि अगर उसने 10 लाख लगाया आपके साथ, उसका जाकर के 20 लाख हो गया, एक तो आपसे कहेगा वो उसने 10 लाख लगाया था, वो भी इकट्ठा करके लगाया, वो समझेगा 20 लाख हो गया, क्या पता ये दे पाए या ना दे पाए। इस तरीके की उसकी इमेज क्रिएट हो जाती है। इस चक्कर में मैडम होता क्या है, ज्यादा बिल्डर्स होते हैं जो छोटे आते हैं, नए नए
बिल्डर्स आते हैं वो कहाँ फंसते हैं। मैंने आपसे 1 CR ले लिया इंटरेस्ट पे, धीरे धीरे करके वो 2 CR हो गया। आपने मुझ पे प्रेशर बनाया पैसा देने का। अब मुझे क्या हुआ, पहले से ही मेरे ऊपर इंटरेस्ट है, मैं दूसरे इन्वेस्टर को ढूंढने जा रहा हूँ आपका पैसा निकालने के लिए। उसको पहले ही पता है कि धंधे में पैसा नहीं लगाएगा, वो पहले से ही रिसर्च कर चुका है आपके बारे में कि वो धंधे में पैसा ना लगा करके मेरे पैसे को दूसरे इन्वेस्टर को देगा। तो एक तो वो सोचेगा ये प्रेशर में है पैसा देने के, तो एक तो वो इंटरेस्ट हाई मांगेगा आपसे और आपके ऊपर उसका डंडा होगा, प्रेशर होगा, तो आपसे इंटरेस्ट हाई मांगेगा, आप उस बंदे से पैसा ले लोगे हाई इंटरेस्ट पे। तो जो इंटरेस्ट चुकाने के लिए जो पैसा आपने लिया हाई इंटरेस्ट पे, वहां पर आप फंस गए। अब जो इंटरेस्ट जो आपको चल रहा था 2-2.5% का, वहां 3-4% का हो गया। यही कंडीशन आपकी उसके साथ बन जाती है। पैसा तो आपको उसके भी देना था, इसका भी, आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। एक तो वो पहला बंदा था, उसको आपने डिले किया पेमेंट देने से, अब तो वो पेमेंट नहीं लगाएगा आपके साथ। ये कंडीशन उसके साथ भी खड़ी हो जाएगी। तो आपके इन्वेस्टर ऐसे टूटते चले जाते हैं। और आपका अगर शेयरिंग में पार्टनरी होती है, आपके वेंडर्स पार्टनर होते हैं, आपका किसान पार्टनर होता है, आप जेबी में काम कर लो उसके साथ, तो आपको प्रेशर नहीं है। तो आप अब धंधे में आप जो है ये रियल एस्टेट का है, इसमें फंसता तो बहुत है, पैसा बनता है, लेकिन इसमें जो रिकवरी आती है वो, इसका जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने डाटा दिया, ये 7 साल में रिकवरी आती है पैसे की। 7 साल तक तो कोई इन्वेस्टर आपका वेट करेगा नहीं करेगा, तो फिर वो रिटर्न बहुत तगड़ा मांगे। इस वजह से आपको पूरी प्लानिंग के साथ चलना है, पॉकेट साइज देख के, फेज बाय फेज बन के, दूसरा चीज शेयरिंग में आके, तीसरा चीज जेबी के साथ, वेंडर के साथ कोलिगेशन करके। आफ्टर सेल सपोर्ट का महत्व क्या है सर? आफ्टर सेल सपोर्ट मतलब कि आप जो है सेल्स की सपोर्ट कैसे कैसे ले सकते हो, और किस तरीके से आप प्री लॉन्चिंग इसको बोल सकते हैं एक प्रकार से, कि आप मतलब प्री लॉन्चिंग में, जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट लाने वाला मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आप पहले प्री लॉन्च कर रहे हैं? हाँ, मैं लाने वाला हूँ इन्वेस्टर्स को, कोई इन्वेस्टर्स को, मेरे पास में कोई प्लान नहीं, मेरे पास पैसा अभी कम है और मैं कोई जैसे प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, अब मैं प्रोजेक्ट कैसे लाऊं, मेरे पास पैसा तो कम है। तो मैंने इन्वेस्टर को क्या किया, एक रफली एक मैप बना लिया, मैंने उसको पिच किया कि ये इसमें पैसा इतना प्रॉफिट होने वाला है, इतनी चीजें, मैंने उसको इन्वेस्टर को, सामने वाले को पिच कर दिया। पूरा प्लानिंग मैंने उसको दे दी, मैंने पूरी प्लानिंग उसको दी और मैंने उसको सामने वाले को पिच किया, देखो ये यहाँ पर माल जो बिक रहा है वो 15,000 रुपए का बिक रहा है, मैं आपको सीधे सीधे 14,000 रुपए का या 13,000 रुपए का दे दूंगा, तो आपको 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। लेकिन आपको पैसा अभी देना पड़ेगा प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले। मेरे पास आधा पैसा पड़ा, लेकिन आधा मैंने ऐसे पिच कर करके 5 इन्वेस्टरों से, 10 इन्वेस्टरों से पैसा उठा लिया, उनको 200-200, 500-500 का जगह भी दे दी। फिर एक उनको सिक्योरिटी भी दे दो, कि सिक्योरिटी क्या है कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट नहीं बिकता है तो 1 साल में हम ही बेच देंगे आपका प्रोजेक्ट। हाँ, जो हमने आपको 1,000 रुपए डिस्काउंट दिया है वो हम आपको बेच देंगे, पूरा करके दे देंगे। तो सबसे पहले आपको तो पेमेंट चाहिए था ना, पेमेंट आपको मिल गया, उसके बाद में उनको सिक्योरिटी दे दो, 1 साल में उनका माल बेच के उनको पैसा दे दो, वो आपके एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन जाएंगे, धीरे धीरे करके आपके साथ में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपके 20 इन्वेस्टर ऐसे तैयार हो गए। तो आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, 100 प्लाटिंग का प्रोजेक्ट आते हो, तो 20 इन्वेस्टर आपके पास पहले से ही तैयार है। तो एक तो फंड की प्रॉब्लम नहीं रही, 20 आपने इन्वेस्टरों को दिया, 10 आपने अपने वेंडरों को दिया, 30 प्लॉट बिक गया आपके। 30 का मतलब 30% माल आपका फिनिश हो गया। अब 30% आपको 70% माल बेचना है, वो आप मार्केटिंग के जरिए कैसे भी करके उसको बेच सकते हो। तो ये प्लानिंग के साथ आपको करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे आप सोशल मीडिया या मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरीके का रोल अदा करती है रियल एस्टेट में? देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। मैं अगर 100 लोगों को बताने जाऊंगा तो पर्चे भी बंटवाऊंगा तो जाके एक एक के घर जाना पड़ेगा। करेक्ट। ये मैं आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैंने यूट्यूब पे डाल दी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दी, उस पे हो सकता है कि हजारों लोग देख सकते हैं, लाखों देख सकते हैं। तो ये चीज तो मेरी डायरेक्ट पहुंच गई, मैंने कोई किसी को पिच भी नहीं किया, एक वीडियो डाली, तो आपके लिए लीड्स जनरेट हो सकती है वहां से। दूसरा, फ्री में आप ऐसा कंटेंट आप बनाइए जिससे कि वो लोगों को अट्रैक्टिव लगे। करेक्ट। तो वो वायरल हो गया, तो वो तो लाखों छोड़ो 10-20 लाख लोगों के पास भी पहुंच सकता है, करोड़ों लोगों के पास। जी। वो आपका वायरल प्रोडक्ट हो गया, तो आपको फ्री की मार्केटिंग मिल गई।
आपको प्रोडक्ट को लोग जानने लगे, आपकी मार्केटिंग को जानने लगे। आप पिछले 5 साल से वीडियो बना रहे हो रियल एस्टेट के ऊपर, आपको लोग जानने लगे, तो एक तो आपको सामने वाला जेन्युइन बंदा समझने लगेगा कि इसको बंदे को नॉलेज है। बिल्कुल, आप फ्रंट पे आके वीडियो में बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा, आप कंटेंट को सोशल मीडिया पे रन भी करा सकते हैं मेटा एड्स के द्वारा, और डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप वो भी करा सकते हैं। तो घर बैठे आपका प्रचार हो रहा है, तो इस तरीके से मार्केट आप लीड क्रिएट कर लेते हो। जैसे फेसबुक, इंस्टा से आपके जो एड्स चलते हैं उनसे आपको फायदा मिलता है बहुत ज्यादा। उसमें 50-50 का हमारा रेशियो है। जो वहां से लोग आते हैं 50% लोग आते हैं। हम मार्केटिंग, अब मैं रुद्रपुर में बैठा हूँ, मान लिया उत्तराखंड के एक छोटे से कोने में बैठा हूँ, मुझे दिल्ली का इन्वेस्टर बुलाना तो कैसे आएगा? वो सोशल मीडिया के द्वारा आता है। अब मैंने जो प्रोजेक्ट धोलेरा में शुरू किया है, वो वहां से मुझे, अब यहाँ का इन्वेस्टर, उत्तराखंड का इन्वेस्टर, दिल्ली का इन्वेस्टर, गुड़गांव के, आपके गाजियाबाद के, ये लोग कहाँ से जा रहे हैं? ये सोशल मीडिया के द्वारा तो जा रहे हैं। तो मेरे इसको कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो ये मुझको फिर सोशल मीडिया, एक आपने जो लीड्स पहुंची वो तो पहुंची, वो एक दूसरे को बताते हैं कि हम पवन जी से मिले, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, तो वो और मल्टीप्लाई बन जाता है। बिल्कुल, फेस टू फेस मार्केटिंग। हाँ, इस तरीके से मार्केटिंग बढ़ती चली जाती है, तो बहुत बड़ा प्ले करता है। मतलब कह सकते हैं आपकी लाइफ में सोशल मीडिया काफी अच्छा रोल है। अगर जो नए युवा हैं वो प्रॉपर्टी बायर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? नए युवा जो प्रॉपर्टी के अंदर आना चाहते हैं, मैं सबसे पहले तो एक ही बात कहूंगा कि ट्रस्टेड जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनके साथ में आए, क्योंकि मैंने बहुत धोखा उठाया है, मेरे साथ में बहुत धोखे हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विश्वसनीय हैं, जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनकी फैमिली मेंबर्स को भी जानते हैं और उनके पीछे बैकग्राउंड को जानते हैं, पहले तो उनके पास वो जाएं और उनसे बात करें। आपको हो सकता है 1% कमीशन कम भी मिले, लेकिन आप काम उन्हीं के साथ करें, क्योंकि मैडम होता क्या है कि आप रिटर्न कमाने के चक्कर में आप लगाया हुआ पैसा भी ना खो दे। रिटर्न कमाने के चक्कर में आप लगाया हुआ पैसा पहले आपके लिए सुरक्षित है, क्योंकि आप नए हो, आपके पास पैसा भरपूर नहीं है, आप पैसे से फुल नहीं हो, तो इसीलिए आपने 10-20 लाख रुपए भी जो लगाने की सोच रहे हो, तो पहले तो वो ट्रस्टेबल होना चाहिए। मेरा 10-20 लाख जो लग रहा है वो मेरा जो है ना डूबे, तो उसको सुरक्षित करने के लिए आपके लिए सोचना है। रिटर्न को तो आपको बाद में सोचना है, फिर उसके बाद में उसकी मॉडल को समझे कि ये कमिटमेंट क्या कर रहा है, पीछे कर क्या रहा है, इसने स्ट्रगल कहां से की है और शुरुआत कैसे की है, ये करना चाहता क्या है, इसका विजन क्या है, उसके साथ आप काम करें। तो सबसे पहले आप एज ए ब्रोकर के रूप में जा सकते हो। ब्रोकर लोगों को बहुत अजीब शब्द लगता है कि मुझे ब्रोकर कह रहे हैं, तो अब लोगों ने चैनल पार्टनर बोलना उनको शुरू कर दिया है। लेकिन नहीं, काम प्रोफेशनल होता है। ब्रोकर है तो ब्रोकर है, अपने आप को कहो ताल ठोक के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ फ्रॉड मत करो। आप खुल के लो ना जो भी चीज कर रहे हो। धंधे में आप खुल के चीजें बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बहुत बड़े बड़े ब्रोकर आज बिल्डर से ऊपर बने बैठे हैं, अगर बिल्डर से बड़े बने हुए बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप आपको ट्रस्ट बिल्ड करो, तो आप उनके साथ जुड़ के आप अपनी भी एक पहचान बनाओ, धीरे धीरे करके स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो। उनके साथ पहले आप एक चैनल पार्टनर बनो, 10-20 प्लॉट उनको बेचो, फिर उनसे मार्जिन कमाओ, फिर मार्केटिंग करो, अपनी थोड़ा पैसा मार्केटिंग पे खर्च करो, फिर उनसे ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर आप अपनी पहचान बनाओ। धीरे धीरे करके उनके साथ प्रोजेक्ट में शेयरिंग डालो, शेयरिंग डाल के आपका शेयर 10% का डाल दिया आपने, 5% डाल दिया, फिर आप प्रॉफिट कमाओ, फिर अपना शेयर्स बढ़ाते चले जाओ, फिर धीरे धीरे करके आपका जो स्टेप बढ़ जाएगी तो आप बिल्डर बन जाएंगे। क्या बात है। तो पवन सर, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप असफल रहे और सीखने के लिए बहुत कुछ मिला? हाँ, ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत ज्यादा पुल बना दिया था लोगों ने कि यहाँ एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा था जी। तो वहाँ मैंने एक, मेरा सेकंड प्रोजेक्ट ही था ये, तो मैंने वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले ली थी, वो थोड़ा सस्ती मिल गई थी, लेकिन एयरपोर्ट आने वाला था जी। अब वहाँ पर एयरपोर्ट 1-2 साल नहीं आया, अब मेरे ऊपर प्रेशर आ गया पैसा देने का, तो मैंने वो प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर दिया। मैंने सामने वाले से कमिटमेंट भी कर दी, यहाँ पर 1 साल बाद 2 साल बाद एयरपोर्ट बनने वाला है, तो मैंने उन इन्वेस्टरों का जो पैसा लगवाया वो एयरपोर्ट तो बना नहीं,
तो जो रेट थे वो भी नीचे आ गए, डाउन हो गया। तो वो इन्वेस्टर से जो मैंने प्लॉट्स बेचे थे उसमें भी नीचे लोग आ गए। मैंने कमिटमेंट किया था आपके जो है पैसे बढ़ जाएंगे इसमें 5 गुना 10 गुना। तो हाँ, मैंने कहा था आपका एयरपोर्ट जैसे ही बनना शुरू होगा आपके रेट अच्छे बढ़ जाएंगे जी। तो वहां पर मैंने उन इन्वेस्टरों का माल पुनः रिटर्न वापस लेना शुरू किया और उनको बढ़ा के पैसे मैंने खुद दिए जी। तो उस प्रोजेक्ट में मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ। मैंने कहा उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि ये ऐसे झूठे कमिटमेंट करना नहीं चाहिए। दूसरा, पेपर में भी निकली थी, बहुत पुल बन गया था कि उत्तराखंड में एयरपोर्ट आएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा सरकार ने भी बहुत ज़्यादा वो किया था। हम लोग उस पुल के चक्कर में हमने इन्वेस्टरों को भी कमिटमेंट कर दिया, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हम उससे बहुत कुछ सीखे कि एक तो कुछ दिखने लगे तब आप समझ लो, या तो बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होनी चाहिए आपको लोकेशन के बारे में, या चीज़ें होनी चाहिए तब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आप झूठे कमिटमेंट मत करो कि ये उड़ती चिड़िया है, बैठेगी कहाँ ये पता नहीं है, ये सामने वाले को कमिटमेंट मत करो। उस दिन से मैंने कभी झूठे वादे करके नहीं दिया, जैसी रियलिटी है मैं वैसे ही बताता हूँ आज। ओके। उसमें मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उम्मीद के अनुसार नहीं चला हो? हाँ, यही मेरे प्रोजेक्ट था जो मैंने आपको बताया कि उम्मीद के हिसाब से मैंने उम्मीद रखी थी इसमें 10 गुना 5 गुना रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं आ पाए तो मुझे बाई बैक लेना पड़ गया। मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और मतलब उम्मीद थी कि बहुत अच्छा हाई जाएगा, पर उस हिसाब से नहीं चला। खोया मैंने, लेकिन उससे ज्यादा मुझे सीख बहुत बड़ी मिली। पवन सर, जैसे आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट नहीं चला और आप वहाँ कहीं ना कहीं फेल भी हुआ और इन्वेस्टर हैं, कस्टमर है, आपको सुनना भी बहुत पड़ा होगा। फिर से आप एक नए संघर्ष वाले फेज में आ गए, फिर वहां से आपने कैसे टर्न लिया, फिर कैसे आप उठे? देखो मैम, ये 7 साल की मेरी जर्नी है रियल एस्टेट की, और 7 साल में मेरे हर साल कोई ना कोई डाउनफॉल आए। मैंने संघर्ष के लिए स्वीकारा है। मैंने जाना है कि मैं एक चीज जानता हूँ मैडम, कि कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है। आप इस रियल एस्टेट में नहीं, किसी भी धंधे में आना चाहते हैं, आपका एक ही फार्मूला है, मेहनत मेहनत मेहनत। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आपके पास और सभी के पास लिमिटेड समय है, सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। जब धंधा शुरू करता है तो पहले से इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब 7 साल में हर बार डाउनफॉल आया, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेहनत मेहनत मेहनत। आप मेहनत करते रहिए। आपके जो रिसोर्सेस हैं वो निश्चित रिसोर्सेस सभी के पास होते हैं। एक फाउंडर के लिए तो वही निश्चित ही रिसोर्सेस हैं। आपके लिए उस समय पैसा भी निश्चित होता है, आपके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी, नॉलेज भी निश्चित होती है, क्योंकि करने के बाद तो नॉलेज आती है। तो आपके पास जो रिसोर्सेस है वो भी निश्चित है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो रिसोर्सेस भी आपके बढ़ते रहेंगे, पैसा भी आपके पास आता रहेगा। हाँ, धंधे में एक चीज आप मान के चलिए, मैं आपको बहुत सीक्रेट नॉलेज देता हूँ। कोई भी धंधा कर रहे हैं आप, तो आप भी उस धंधे के एम्प्लॉई हैं। आप अपनी उससे सैलरी फिक्स कीजिए और सैलरी की तरह कंटिन्यू काम कीजिए। उस धंधे से पैसा निकाल के आप अय्यासी में, या आप उसको पैसा निकाल के उसमें ना लगा दें, अपनी रॉयल जिंदगी जीने लगे। आप मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद लिया, आपने बंगला बना लिया, ये चीजें ना करें। आप धंधा कर रहे हो, आप सैलरी एक फिक्स करो अपनी, और उस सैलरी से जितने भी काम कर सकते हो आप, पहले धंधे में पैसा डालिए, उसको पहले बनाइए, और इसको जिस लेवल पे ले जा सकते हैं उस लेवल पर ले जाने की कोशिश कीजिए, और इसका एक रोड मैप तैयार कर लीजिए कि हमें स्टेप टू स्टेप ऐसे बढ़ना है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से जाना है। तो ऐसे एक प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। यही मैं कहता हूं हर युवा के लिए, मैं मेहनत का एक वो लीजिए और ट्रस्टेबल लोगों के साथ काम कीजिए। और जैसे आप एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, अब 4 लोग बैठे हैं, आप उसमें सब सर्वश्रेष्ठ हैं जी, तो वो कमरा छोड़ दो। आप क्या सीख पाओगे? आप अपने से सर्वश्रेष्ठ लोगों में बैठना शुरू कर दो, आपको नॉलेज अपने आप मिल जाए। एकदम सही आपने कहा। हाँ सर, जैसे आपकी कंपनी का नाम है कुहू बिल्डरकॉन, पहले तो मैं इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगी, उपलब्धियां। और सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने कुहू कैसे नाम रखा? कुहू एक्चुअली में मेरी बेटी का नाम है कुहू जी, तो मैंने उसके नाम पे रखा।
लेकिन मेरा प्रोजेक्ट है क्या, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है इस कंपनी के नाम से जी। मैं कोई ऐसा नहीं एक बिल्डर बनना चाहता हूँ, मैं कोई एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं एक युवाओं की जो इस रियल एस्टेट में जो बिल्डर फंसते चले जा रहे हैं, मैं उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कंपनी बनाई है मैंने जी। वो लोगों को नॉलेज नहीं है कैसे हमको प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, किस तरीके हमको आना चाहिए। नॉलेज है तो उनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसा है तो उनके पास टाइम नहीं है जी। तो इस रियल एस्टेट में 3 तरीके की कैटेगरी होती है। एक इन्वेस्टर जिसके पास पैसे का फुल है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, तो एक तो हम उनको कनेक्ट करेंगे जी। दूसरा, एक बंदे को नॉलेज है भरपूर लेकिन पैसा नहीं है, हम उसको कनेक्ट करेंगे। तीसरा, जिनके पास ना पैसा है ना नॉलेज है लेकिन काम करने की इच्छा है, हम उनको कनेक्ट करेंगे जी। तो हमारी कंपनी ये 1 रुपए की 4 चवन्नी करेगी। जो कमाई होगी उसको 4 चवन्नी में हम बांटेंगे जी। पहला वो इन्वेस्टर जिसके पास पैसा पड़ा है जी। उसको प्रॉफिट देंगे कि भाई पैसा तेरा, काम हमारा और हम आपको देते हैं। दूसरा, जिसको नॉलेज है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, 1 चवन्नी हम उसको देंगे कि भाई तू हमारे साथ काम कर, हम तुझे इन्वेस्टर लाते हैं और तू हमारे साथ मिलकर के काम कर सकता है। तीसरा, वो बंदा जिनके साथ में जो है काम करने की इच्छा है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो हम उसको नॉलेज प्रोवाइड भी कराएंगे, उसको जानकारी देंगे सारी और उसको हम सिखा करके अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे, उसको हम चैनल पार्टनर बना करके हम काम करेंगे। इस तरीके से 3 चवन्नी बट गई। चौथी चवन्नी हमारे ब्रांड की होगी अपनी। इस तरीके से पूरा प्रोफेशनल वर्क हम करना चाहते हैं, ये हमारा एक विजन है। बहुत अच्छा विजन है, मतलब सबको सोच के और सबको लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसे आपकी कृष्णा ग्रीन कॉलोनी है, इंडियन वाटिका है, मुनलॉन सिटी और धुनेरा स्मार्ट सिटी, ये आपके प्रोजेक्ट हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसने मुझको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की वो कृष्णा ग्रीन कॉलोनी है, क्योंकि उसने मुझको आगे की अपॉर्चुनिटी दी जी। तो उसके लिए तो मैं अपना सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट मानता हूँ। लेकिन आगे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट मैं धोलेरा को लेके चलता हूँ। धोलेरा क्या है, एक प्लान्ड सिटी बन रही है पूरी, बहुत खूबसूरत सिटी, बहुत खूबसूरत और पूरी प्लान्ड बनाई जा रही है वो जी। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखता हूँ। वहाँ पर मैं अपना कैरियर बिल्ड करना चाहता हूँ, वहाँ से छोटे इन्वेस्टर को भी मैं बड़ा रिटर्न दिला सकता हूँ। इस वजह से सबसे जो ड्रीम प्रोजेक्ट, जो फ्यूचर ड्रीम प्रोजेक्ट है वो तो मेरा वो है। लेकिन कृष्णा ग्रीन कॉलोनी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। सर, धुलेरा पे तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, वो देखो ऐसा है ना, 2 पार्ट होते हैं किसी भी चीज के। अब एक बात बताइए, दिल्ली का कोई बिल्डर है, अब दिल्ली मेरे पड़ोस का प्लॉट, मैं अपने पड़ोस में कॉलोनी काट रहा हूँ और मेरा पड़ोसी इन्वेस्टर मेरे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट ना करके वो दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करे तो मैं उस प्रोजेक्ट की बुराई करूंगा। अब दिल्ली गुड़गांव के इन्वेस्टर धोलेरा में जा रहे हैं तो वो अब्बा बिल्डर्स फैलाएंगे नहीं फैलाएंगे कि भाई कहाँ पर धोलेरा में जा रहे हो, हमारे उसमें करो। यहाँ का पैसा निकल के अगर धोलेरा में जा रहा है तो वहां के लोग अब्बाएं फैला रहे हैं। अभी 2017-18 की वीडियो निकाल करके वो वायरल कर दी, जो है अभी राजस्थान की कंपनी थी। कंफ्यूज तो हो ही रहे हैं ना। हाँ, कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है उसको कोई नहीं बदल सकता। जो रियलिटी है उसको नहीं बदल सकते। जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, जो रियलिटी दिखेगी वो तो नहीं देख सकते। फेज 1 फेज 2 सरकार इतना पैसा लगा रही है वहां पर। अभी उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जबकि पब्लिक वहां है नहीं, पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के तैयार कर दिया, 250 मीटर का एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया वहां पर। ये तो अब तो दिखने लगा। इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रही है सरकार? बिल्कुल, जैसे डॉक्यूमेंट्स की आप हमेशा बात करते हैं और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा सारे देखने चाहिए, तो आपने धोलेरा सिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए? हाँ, उसमें पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है। और आप उसकी पूरी, वहां लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगा हुआ है, वहां पर आपके साथ में कोई स्कैम या फ्रॉड नहीं कर सकता। ओके। तो जैसे कुहू बिल्डकॉन के सबसे, आप जैसे सीईओ हैं और आपकी टीम किस तरीके से काम करती है वहाँ पे, हम पवन कुमार को किस तरीके से देखते हैं? देखो, मैं कंपनी का फाउंडर हूँ और सीईओ हूँ, इसकी शुरुआत मैंने की है जी। लेकिन मैं अपनी टीम को बराबर का दर्जा देता हूँ। प्लानिंग्स हम बनाते हैं बैठ के,
सबकी सलाह लेके कि इस प्रोजेक्ट में हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से करना है। तो जो निचोड़ निकल के आता है हम उसको सभी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं ये नहीं है मैं फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ तो मैं अपनी चलाऊं। मैं पूरी टीम को, पहली बात तो मैं किसी को मतलब नौकर या एम्प्लॉय नहीं मानता, मैं सभी को फैमिली मेंबर्स मानता हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरह सबको बिठालता हूँ और सबसे सलाह लेता हूँ। पहले उनकी सबकी सलाह लेकर के मैं उनकी चीज़ों को, प्रोजेक्ट को इकट्ठा करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या हम और ऐड कर सकते हैं, उनसे नॉलेज ले सकते हैं, हम क्या क्या इसमें वो कर सकते हैं। सबकी सलाह लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी वजह से हमने कुछ जो है वो प्लानिंग के साथ में चैनल भी बना रखे हैं कि आप अपना आइडिया दीजिए, आप अपना दीजिए, आप अपना दीजिए। सारे आइडियाओं को इकट्ठा करके हम एक ग्रुप आइडिया निकाल लेते हैं, उसी के द्वारा हम लोग चलते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरती है आपके मतलब काम करने के तरीके में। सबसे अच्छी बात है कि सबको एक साथ लेके चलना, तभी आप जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं। आपका पार्टनरशिप मॉडल क्या है? पार्टनरशिप मॉडल, मेरे साथ में अगर कोई आना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है लेकिन उसकी इच्छा है, मुझे काम करना है, पवन जी के साथ जुड़ना, काम करना है, आ सकता है जी। इसके पास पैसा है लेकिन उसको काम नहीं करना है तो भी आ सकता है। उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन नॉलेज है तो भी मेरे पास आ सकता है। मैंने बताया कि हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो खरीदने पे, मैडम एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि खरीदने में कभी इनकम नहीं होती है। आप पूरी दिल्ली खरीद डालो, बेचने में होती है, लेकिन इनकम नहीं होगी जी। हर चीज को बेचने में होती है। तो आपको स्किल डेवलप करना है बेचने की। अगर आप कोई प्रोजेक्ट को बेचना जानते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। मेरे पास भी पैसा नहीं था लेकिन मैंने बेचने की स्किल डेवलप करी। मैं आज आपके सामने और अपनी कंपनी का फाउंडर सीईओ बना बैठा हूं। तो बेचने की स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगी, तो वो आपको करना पड़ेगा। आपके पास पैसा नहीं है, स्किल डेवलप कर लो। ओके हाँ, तो आप मेरे साथ आ सकते हो। अगर वो नॉलेज नहीं है तो नॉलेज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, हम ट्रेनिंग्स देंगे आपको, हम पूरी अपनी टीम के साथ में आपको बिठाल करके पूरी नॉलेज देंगे, हम आपको समझाएंगे। मैं खुद बात करूंगा फेस टू फेस लोगों से, और आप बनना आ जाइए, हम आपको अच्छी कमीशन और ट्रस्टेबल कंपनी के साथ में आपको एक ब्रांड वैल्यू। एजेंट और डीलर्स आपके साथ जुड़कर कैसे ग्रो कर सकते हैं सर? ग्रो, मैंने आपको बताया भी कि बेचने पे ही हमारा ग्रो होता है जी। तो हमारा टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? आप मेरे एक चैनल पार्टनर बने तो मैंने पहले क्या किया, आपने एक प्लॉट बेचा 1 महीने में, फिर आपने और स्किल डेवलप करी, आपको नॉलेज मिली, आपने 2 प्लॉट बेच लिए, फिर 4 प्लॉट बेच लिए, फिर आपने एक प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी ले ली कि मैं पूरा बेचूंगा। तो जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, मार्जिन तो उसी में है, तो आप जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा, मेरे 100 चैनल पार्टनर बन गए, उनका टर्नओवर 1-1 करोड़ का हो गया तो मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया जी। लेकिन आपने अपना स्किल कर लिया, आपने 10 लाख का टर्नओवर था, आपका 1 करोड़ का हो गया, आपकी उसमें कमीशन 5% की है, तो आपने 1 करोड़ का टर्नओवर किया तो सीधे आपकी 5 लाख रुपए की इनकम हो गई। तो आप किस तरीके से आप इसको अपना ग्रो कर रहे हो, ऐसी वो मेरी कंपनी का पार्ट है। अगर आप जैसे ग्रो कर रहे हो वैसे ही हमारी कंपनी ग्रो करेगी। तो हमारा एक दूसरे से मतलब कोलैबोरेशन ऐसा है कि जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे ही हम भी करेंगे। तो हमारे चैनल पार्टनर वो खुद एक कंपनी है, आप ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल, मतलब ये है कि हाथ पकड़ के ही चलना है। yes, कोई एक मतलब सीधे बात है कि एक गाड़ी के 2 पहिए, दोनों साथ ही चलेंगे। तो आपके हिसाब से पवन सर, अच्छा पार्टनर कौन होता है? अच्छा पार्टनर वो होता है जो आपके दुख में भी काम में आए। सुख में तो सब खड़े हो जाएंगे आपके साथ में, लेकिन कोई भी आपको, देखो बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, रिस्क तो थोड़ी बहुत रहती है, बिना रिस्क फ्री तो कोई धंधा होता ही नहीं। रिस्क फ्री कोई धंधा नहीं होता है। कहीं उसमें डाउनफॉल आ गया, उसके साथ भी आपके एम्प्लॉय या आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं तो वो आपका सबसे अच्छा बंदा होता है। अगर वहां से वो आपको छोड़ के चला जाता है तो आप समझ लीजिए वो आपके फिर लेवल को, आपकी चीजों, विजन को समझ ही नहीं पाया। करेक्ट। तो आज से 5 साल बाद आप कुहू बिल्डकॉन को कहाँ देखते हैं, कहाँ पर? देखो मैम, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं कभी नंबर्स में तो बिलीव करता नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे मैं 10 गुना मेहनत कर सकता हूँ और मैं अभी बहुत ज़्यादा जो प्लानिंग है मेरी वो और हो सकती है। मेरी नॉलेज है
इससे 10 गुना बढ़ सकती है। मेरी कंपनी के अंदर जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो मैं जानता हूं आज जहां मेरी जिस लेवल पे कंपनी है उसकी ब्रांड वैल्यू तो 10 गुना होगी। मेरी कंपनी का अपना टर्नओवर भी 10 गुने से ऊपर पहुंचेगा। क्या बात है। तो लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का निवेश के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? अफोर्डेबल हाउस के लिए मैंने आपको बताया कि आप कर क्या सकते हो, जहां शहर ग्रो कर रहा है, शहर के अंदर सिटी में लेंगे तो आपको अफोर्डेबल नहीं मिलेगा, महंगा मिलेगा। लेकिन आप देखिए जिधर शहर ग्रो कर रहा है उससे आप 2 किलोमीटर दूर पे, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर पे जा करके अपने घर की प्लानिंग कर सकते हो। धीरे धीरे करके वो शहर वहां पहुंच जाएगा जी। आप आज पैसा नहीं है लेकिन आप शहर के पास में लेना चाहते हो तो शहर के पास में आपको जो है प्लॉट महंगा मिलेगा। तो और आप सोचोगे मैं 5 साल बाद ले लूंगा और शहर के अंदर ही लूंगा, तब तक और महंगा हो जाएगा। फिर शहर भी आगे पहुंच जाएगा, फिर आप सोचोगे शायद मैं वहीं ले लेता। तो ये प्लानिंग आपको पहले ही कर लो कि मैं 2 किलोमीटर दूर कर लूंगा, जिधर को शहर एक्सपेंड कर रहा है, जिधर शहर बढ़ रहा है मैं उधर। जैसे आपका एनसीआर जब ग्रो किया था बहुत ज्यादा, जब दिल्ली बढ़ी थी तो ये नोएडा था, ये पूरी अर्बन एरिया कहलाता था। यहाँ पर सस्ता प्लॉट होता था लेकिन आज नोएडा एक प्राइम एरिया बन गया। ऐसे ही आपका ये था गुड़गांव भी दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर था, एक अर्बन एरिया था। यहाँ 5 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता था, आज 5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, 8 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो है क्या, ये जिसने अर्बन एरिया में ही तो इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था पहले तो जिसके पास पैसे नहीं थे, जो दिल्ली में प्लॉट्स ले नहीं पा रहे थे। उन बिल्डर ने कॉलोनी काटी जहां पर मतलब दिल्ली में कॉलोनी काट नहीं पा रहे थे, वही तो थे। लेकिन आज वो सबसे प्राइम लोकेशन बन गई जी। अर्बन इलाके बन गए हैं क्योंकि रूरल एरिया थे पहले। हाँ, रूरल पूरा जो है आज अर्बन एरिया बन गए सारे। करेक्ट। तो पवन सर, जैसे आपने प्लॉटिंग की बात की है, लैंड की बात कर रहे हैं, ऐसे ही कमर्शियल होता है। हाँ, तो उसकी तरफ को बिल्डकॉन कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से काम कर रही है? हम लोग कॉमर्शियल में भी प्लान कर रहे हैं और हम हाई राइज बिल्डिंगों में भी प्लान कर रहे हैं। अभी हम प्लॉटिंग की उसमें इसलिए जाना चाह रहे हैं कि प्लॉटिंग में कमिटमेंट कम होते हैं। प्लॉटिंग में आपने सीधे कमिटमेंट क्या करा कि रोड डाल दिए, नाली बना दी और लाइट की व्यवस्था कर दी, गेटेड कॉलोनी कर दी। आपको ना बिल्डिंग बनानी है, सीमेंट कौन सा लगाना है, सरिया कौन सी लगानी है, ईंट कौन सी लगानी है, फॉल सीलिंग करनी है नहीं करनी है, टाइल्स कौन सी लगानी है, लकड़ी की किवाड़ कौन सी देनी है, ये कुछ कमिटमेंट नहीं करना होता है। तो आपका धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग प्लॉटिंग की बिजनेस को इसलिए अभी चूज किया है कि हम पहले कस्टमर से ट्रस्ट बिल्ड कर लें, और हम उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि बिल्डिंग आप पूरी बनाओगे फिर उसको फिर बेचोगे, सारी चीजें करोगे, फिर उसमें आपका कमिटमेंट भी कम हो जाता है क्योंकि बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है। तो आपने 3 साल का कमिटमेंट किया, वो 5 साल तक चला जाता है जी। तो इस तरीके से और ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए अभी हम प्लॉटिंग के बिजनेस में हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कॉमर्शियल में भी मूव करेंगे, सिटी सेंटर में भी मूव करेंगे और हम हाई राइज बिल्डिंगों में भी मूव करेंगे, लेकिन वो स्टेप। बहुत खूबसूरत पवन सर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप कितने अच्छे तरीके से आपने आज रियल एस्टेट को एकदम एक सरल भाषा में आपने एक्सप्लेन कर दिया। हर एक व्यक्ति से इजीली समझ सकता है। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में डरते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेके, और आपने बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझा दिया कि क्या क्या। थैंक यू। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है हमारे जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक लाइन में आप उनका प्लीज आंसर दीजिएगा। आपका फेवरेट प्रोजेक्ट? कृष्णा ग्रीन कॉलोनी। एक शब्द में रियल एस्टेट? अपॉर्चुनिटी। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा झूठ? दाम नहीं बढ़ेंगे। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मैं देखो चाय तो पीता नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ वो मेरी नहीं है, लेकिन सुबह पहले मैं थोड़े चने लेता हूँ और नाश्ता करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी टीम का फॉलोअप लेता हूँ कि कौन कहाँ है और क्या करना चाह रही है, आगे की प्लानिंग क्या है। क्या बात है। प्रॉपर्टी बेचने का सबसे लकी डे कौन सा है आपका? प्रॉपर्टी बेचने नवरात्रि। वाह। जमीन या बिल्डिंग, आपकी पहली पसंद क्या है? जमीन। सपनों का शहर जहाँ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? धोलेरा स्मार्ट सिटी। स्टेट में सफलता का एक शब्द का राज? टाइमलाइन। टाइम पे डिलीवरी दो, सबसे बड़ी आपको सफलता मिल जाएगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत से आपने आंसर दिए हैं रैपिड फायर के भी। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने इजीली इनको दे देंगे। नहीं, थैंक यू मैडम। तो मेरी ऑडियंस, सबसे पहले आपने ये पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुना। मुझे लगता है जैसे मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी बहुत पसंद आया होगा। और सर ने जिस आसानी से आपको समझा दिया डॉक्यूमेंट्स, हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना है, किन किन बातों को सबसे ज़्यादा फोकस, उन्होंने ना जीरो से, होता है ना आप एक बार प्लॉट खरीदने जा रहे हो, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ आपको ध्यान देना है,
कौन सी चीज कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं। पवन सर ने बहुत एक डिटेलिंग में आपको समझा दिया और आप लोग यहाँ सब देख रहे हैं। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा पॉडकास्ट सुना है और देखा है और बहुत कुछ आप सीख चुके होंगे इस पॉडकास्ट से। और थैंक यू सो मच पवन सर, आप आए आज, मुझे भी आपने खुश कर दिया। मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ रियल एस्टेट के बारे में और मेरी ऑडियंस भी। थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले ये पॉडकास्ट पूरा सुने, फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट कर सकता है। और दूसरा, आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए होंगे, बार बार सोच रहे होंगे कि शायद पवन सर इस पर डिस्कस करें या फिर भारती मैम ये वाला क्वेश्चन करें। तो उन क्वेश्चन और जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको जाया मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप अपने कमेंट करिए। हो सकता है मैंने और पवन सर ने इस पर डिस्कस ना किया हो, आपके दिमाग में वो सवाल आ गया हो, तो प्लीज़ उसे वेस्ट ना करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, आपके लिए ही है। प्लीज़ उसमें अपने सवाल डालिए, सर की टीम या हमारी टीम आपको उसका आंसर देगी ही देगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी चार्जेस नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे, राधे राधे।